छात्र छात्राओं नमस्कार। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों, अपने जो बीए पार्ट सेकंड उसमें संसाधन भूगोल यानी रिसोर्स ज्योग्राफी का आपने अध्ययन कर रहे थे, तो इस रिसर्च ज्योग्राफी में यानी संसाधन भूगोल में अपने पढ़ रहे थे जनसंख्या संबंधित मैटर पढ़ रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो जनसंख्या से संबंधित अपने जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़ चुके हैं। अब है जनसंख्या के सिद्धांत यानी जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि के जो सिद्धांत हैं। कई मानव भूगोलवेताओं ने काफ़ी सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से यानी काफ़ी सिद्धांतों में से ऐसे सिद्धांत हैं जो बहुत ही जैसे माल्थस का सिद्धांत है, कोलवेंस का सिद्धांत है। ये सिद्धांत अपने आप में काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत करने से पहले अपने एक थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि मानव सभ्यता के उदय काल से ही विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि के संबंध में भिन्न भिन्न मत क्या के प्रस्तुत किए थे। यानी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग इसमें क्या थे मत थे। यानी हर विद्वान क्या कहता था, हर मानव शास्त्री क्या कहता था कि इसके बारे में ऐसा हो सकता है, ऐसा है। तो इसके बारे में काफ़ी विद्वानों में क्या है मतभेद भी रहा है। कुछ विद्वानों ने मानव प्रजातियों तथा राष्ट्रों को उत्तरजीविता के लिए जनसंख्या की सतत वृद्धि के पक्ष में क्या दिए, तर्क दिए, और उन्होंने कहा कि जो उत्तरदायित्वता है वो अपने आप में क्या सादृश्यता को प्रकट करती है। तो इसमें इसके विपरीत अन्य विद्वानों का मत था कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक सभ्यताएं काल कलवित हो गई। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की मान्यता थी कि जनसंख्या तथा पर्यावरण के बीच उचित संख्यात्मक संतुलन बना रहना चाहिए, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। यानी अपना जो संख्यात्मक संतुलन है वो संख्यात्मक संतुलन रहना बहुत ही जरूरी है। यदि संख्यात्मक संतुलन सही नहीं रहता तो इसमें क्या होता है कि अव्यवस्थाएं होते हैं, आर्थिक तंगी बढ़ जाती है, भुखमरी होती है। तो उसको सार्थक को रखने के लिए इसमें काफ़ी यानी कन्फ्यूशियस की मान्यता थी कि जनसंख्या तथा पर्यावरण के बीच उचित संख्यात्मक संतुलन बना रहना चाहिए। अब उचित संतुलन कैसे बना रहेगा? यदि जनसंख्या अधिक तीव्र गति से वृद्धि कर रही है तो इसमें साम्यता नहीं बढ़ रह पाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जनसंख्या को भी क्या रखना पड़ेगा, संतुलित रखना पड़ेगा। और यदि जनसंख्या संतुलित रहेगी तो अपना जो पर्यावरण का जो क्लाइमेट है अपना वो भी क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। तो जनसंख्या प्लस पर्यावरण ये दोनों क्या रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए। यदि दोनों संतुलित रहेंगे तो अपने वातावरण भी क्या रहेगा, अपना यानी शुद्ध रहेगा। तो इसमें प्राचीन यूनानी विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया था, किंतु प्लेटो ने जनसंख्या के नियंत्रण की आवश्यकता पर बल काफ़ी दिया। उसके बाद में जैसे अरस्तु महोदय था, तो अरस्तु महोदय तथा पॉलीबियस ने भी यूनानी सभ्यता के पतन के लिए जनसंख्या ह्रास हो रहे उत्तरदायी को ही कारण माना था। अब अपने बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के प्रश्न पर सर्वप्रथम माल्थस ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी जनसंख्या वृद्धि के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत माल्थस महोदय ने दिया था।
यानी कहने का मतलब जनसंख्या वृद्धि के बारे में सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? माल्थस महोदय ने दिया था। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है, माल्थस एक इंग्लिश अर्थशास्त्री जनाकी था। यह एक इंग्लिश व जनांकी की वेता था। जनांकी की वेता था। उन्होंने 1798 में उन्होंने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा। जो निबंध का नाम था एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रिंसिपल PRINCI प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन यानी ये उसने निबंध लिखा जिसमें माल्थस महोदय ने काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जनसंख्या वृद्धि के बारे में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो नेट की एग्जाम होती है, जैसे आप पीजी करोगे, यूजी करोगे, यूजी के बाद में पीजी करोगे, किसी भी मास्टर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करोगे। जैसे मान के चलो आपने ज्योग्राफी में पीजी कर लिए, तो पीजी करने के बाद में आपने स्पेशल जो नेट होती है, यानी नेट की एक एग्जाम होती है, नेशनल एलिजिबल टेस्ट। इस नेट के एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में माल्थस ने कब सिद्धांत प्रस्तुत किया था, क्योंकि ये ऐसा महोदय था, ऐसा कैंडिडेट था जो सर्वप्रथम इसने जनसंख्या वृद्धि के बारे में सिद्धांत दिया। कि किसने? माल्थस ने। तो कौन सी सन में दिया था? ये 1798 में। अब जो सिद्धांत दिया था वो उसने एक निबंध लिखा था। उस निबंध का क्या नाम था? वो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। यानी उस निबंध का नाम यही था। उसने एन एसे ऑन प्रिंसिपल, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने दिया, किसने बोला, किसने लिखा? तो किसने? माल्थस ने। तो ये चीजें आपको ज्यादातर इनको क्या करना है, ध्यान रखना है। लिखा, उनके मत में जनसंख्या की वृद्धि जीविका निर्वाह के साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से हो रही है। यानी उनके मत में, यानी माल्थस के मत में, माल्थस के मत में जनसंख्या की वृद्धि जीविका निर्वाह के साधनों
जीविका निर्वाह के साधनों, जीविका निर्वाह के साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से हो रही है। साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से हो रही है। तीव्र गति से हो रही है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता, यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता, जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता, यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता तो आर्थिक विकास के लाभ शून्य हो जाएंगे। तो आर्थिक विकास के लाभ शून्य हो जाएंगे। आर्थिक विकास के लाभ शून्य हो जाएंगे। शून्य हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ज्यामितीय दर अब ज्यामितीय दर क्या होती है? जैसे 1 2 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32, इसको बोलते हैं ज्यामितीय गति। यानी 1 के बाद में 2 हुई, 2 के बाद में डायरेक्ट 4 हुई, 4 के बाद में 8 हो गई, 8 के बाद में 16 हो गई, और 16 के बाद में 32 हो गई, और 32 के बाद में 64 हो गई। ये इसको क्या बोलते हैं? ज्यामितीय गति बोलते हैं। जबकि निर्वाह के साधन, जबकि निर्वाह के साधन गणितीय दर, निर्वाह के साधन गणितीय दर जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये कौन सी दर है? गणितीय दर। गणित में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता है, और उसमें क्या चल रहा है? ज्यामितीय। तो ज्यामितीय में 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32, 32 के बाद में 64, यानी वो होती है ज्यामितीय गति की। ये है, यानी कहने का मतलब इसमें स्पष्ट सीधा सा दिख रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित होने के कारण जो अपनी जनसंख्या की जो गति है वो ज्यामितीय गति से बढ़ रही है, तथा जो निर्वाह के साधन है उनकी वृद्धि हो रही है गणितीय हिसाब से। तो उसमें काफी जो रेशो है, जो अनुपात है, वो काफी अंतर हो रहा है, और इस अंतर की वजह से काफी अपने आप भुखमरी होने की संभावना पूरी दिखती है। ये कौन कह रहा है? माल्थस महोदय। यदि गणितीय दर 1 2 3 4 में बढ़ रही है,
यदि 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी होती है, यदि 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है, यदि 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है तो 2 शताब्दियों में वहां जनसंख्या तथा निर्वाह के साधनों का अनुपात तो 2 शताब्दियों में दो शताब्दियों में जनसंख्या तथा निर्माण के साधनों जनसंख्या तथा निर्माण के साधनों के बीच अंतर काफी हो जाएगा, के बीच अंतर काफी हो जाएगा। जो अनुपात है 256 अनुपात 9, ये अनुपात हो जाएगा। तो इस अनुपात में जनसंख्या 256 रहेगी और जो अपने निर्वाह के जो साधन है उनका अनुपात केवल कितना रहेगा 9%। तो इनको देखते हुए यहाँ अपने जनसंख्या निर्वाह के साधनों बीच अंतर बढ़ने पर साधनों के ऊपर मानव का दबाव बढ़ता जाएगा और मानव का यदि दबाव बढ़ता गया तो इससे समाज 2 वर्गों में बढ़ जाएगा। यानी मानव का जब दबाव बढ़ेगा तो समाज 2 वर्गों में बढ़ जाएगा, एक धनी तथा एक निर्धन वर्ग। एक तो कौन सा धनी वर्ग और एक कौन सा निर्धन वर्ग, यानी समाज 2 वर्गों में बढ़ जाएगा, एक धनी तथा दूसरा निर्धन वर्ग। एक धनी तथा दूसरा निर्धन वर्ग यानी 2 भागों में बट गया, एक धनी तथा दूसरा। इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पनपेगी। तो इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पनपेगी और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से धनी व्यक्ति ही उत्पादन के समस्त साधनों का क्या बन जाएगा, एक स्वामी बन जाएगा। यानी जितना भी जो धनी वर्ग है वो उत्पादन के साधनों का धनी बन जाएगा और कालांतर में धनी व्यक्ति अधिक धनवान तथा निर्धन व्यक्ति बहुत निर्धन हो जाएगा। तो इससे जो माल्थस का सिद्धांत है ये कहता है कि कालांतर में धनी व्यक्ति अधिक धनवान तथा निर्धन व्यक्ति निर्धन होते जाएंगे। धनी लोगों की जनसंख्या सीमित हो जाएगी जबकि निर्धन लोगों की संख्या में विस्फोट वृद्धि हो जाएगी। और माल्थस के मत में देरी से विवाह तथा अन्य नैतिक नियंत्रण जनसंख्या की वृद्धि रोकने में प्रभावी माने गए। अब बात करते हैं कि जो निरोधात्मक कारक हैं इसके विपरीत युद्ध है, महामारी है, दुर्भिक्ष है आदि धनात्मक नियंत्रण कारक हैं। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए आत्म नियंत्रण तथा सामाजिक दायित्व पर क्या दिया, काफी बल दिया, काफी जोर दिया तथा इसके निर्धन लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता समझी और उसमें बहुत प्रयत्न किया। अब माल्थस के सिद्धांत के कुछ पहलुओं की कड़ी यदि आपने देखें, जैसे कार्ल मार्क्स है।
अब कार्ल मार्क्स ने उनके जो कटु आलोचकों के रूप में प्रमुख माना जाता है किसका, जो माल्थस है, माल्थस का क्या किया था, कार्ल मार्क्स ने उसकी आलोचना की थी। तो मार्क्स के अनुसार समाज में व्याप्त निर्धनता का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है। यानी कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है, माल्थस क्या कह रहा है, माल्थस कह रहा है कि समाज में जनसंख्या वृद्धि एक निर्धनता का कारण है, बल्कि कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है कि समाज में जनसंख्या वृद्धि एक निर्धनता का कारण नहीं है। क्यों नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि कारण वृद्धि कारण नहीं है, अपितु अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था है, कि जो अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था है, आयरलैंड के अपवाद सहित यूरोप का उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश माल्थस की भविष्यवाणी पर खरा नहीं उतरता है। माल्थस पर यह भी आरोप लगाया गया कि उनके जो प्रतिक्रियावादी विचारों ने जनसंख्या की विज्ञान के विकास में बाधा डाली। अनेक दोषों के बावजूद माल्थस के सिद्धांत का महत्व इसलिए है कि इसने जनसंख्या तथा निर्वाह के साधनों में संतुलित संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर क्या दिया, बल दिया। और यही नहीं, जनसंख्या अध्ययन को सामाजिक विद्वानों की परिधि में लाने का श्रेय भी माल्थस को ही जाता है। माल्थस के सिद्धांत ने एक नई सोच प्रदान की जिससे जनसंख्या वृद्धि की गति की, यानी डायनेमिक को मानव कल्याण के संदर्भ में देखा जाने लगा। और इसके अतिरिक्त जनसंख्या के संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत करने की पहल, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो बहुत ही सार्थक थी। अब इसके बाद में जो माल्थस का ये पुराना सिद्धांत माना जाता है, तो इस पुराने सिद्धांत के बाद में नव सिद्धांत, माल्थस का जो नया सिद्धांत आया है वो सिद्धांत है माल्थस 1948 में। वो कौन से 1778 में उसने एक निबंध लिखा था। उस निबंध का था नाम एन एसे एन पॉपुलेशन ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और जो नया जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है 1948 में नव माल्थस सिद्धांत। 1948 का नव माल्थस सिद्धांत। ये सिद्धांत 1948 का नव माल्थस सिद्धांत, ये 1948 का जो नव माल्थस सिद्धांत है, ये सिद्धांत प्रतिपादन हुआ और फेयरफील्ड आर्बर्सन तथा विलियम बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक, विलियम बोल्ट द्वारा विलियम बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक आवर पॉपुलेंट इन अर्थ द रोड ऑफ द स्वार्थी प्रकाशन हुई, जिसमें नव माल्थसवाद सिद्धांत का उदय हुआ। और इनके अनुसार माल्थस के उत्पादन संबंधी अनुमान सही नहीं माने जा रहे थे। तो उनको जब सही नहीं माने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मौलिक जो तथ्य हैं उस मौलिक तथ्यों पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब कृषि का अधिक विस्तार संभव नहीं है क्योंकि विश्व की जो कृषि योग्य भूमि है अधिक नहीं बची है। अब जब कृषि योग्य भूमि नहीं बची तो उनका काफ़ी उन्होंने क्या किया, यानी विरोध किया। और विरोध करने के बाद में अपने आप में उसका प्रस्तुत किया गया, यही उनका सिद्धांत था। तो अपने बात करते हैं हम वृद्धि की सीमाएं। तो 1972 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो MIT के प्रोफेसर डैनियल मेडोज के निर्देशन में विश्व का गत्यात्मक तंत्र मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसने नव माल्थसवाद को नव जीवन प्रदान किया। और इसी मॉडल में जनसंख्या संसाधन भूमि एवं पूंजी का क्या किया गया है, उसमें निर्माण किया गया। और निर्माण करने के पर्यावरण प्रदूषण के दीर्घकालिक गत्यात्मक अंतर संबंधों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के निष्कर्ष
लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक में प्रस्तुत किए गए। और इसके अनुसार यदि आर्थिक उत्पादन तथा जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान व्यवस्था बनी रही तो 21वीं शताब्दी में जनसंख्या एवं औद्योगिक प्रधान उत्पादन दोनों ही उच्च हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो घातीय वृद्धि है अनवरत रूप से चल रही है। और इस निष्कर्ष की पुष्टि निम्नलिखित 5 मानदंडों पर आधारित होती है। वो 5 मानदंड है मानक प्रतिरूप यानी प्रथम दशा। पहला है मानक प्रतिरूप। मानक प्रतिरूप, जो मानक प्रतिरूप है, ये मानक प्रतिरूप इसके अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि जनसंख्या प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, प्रदूषण, नवीकरण संसाधन, जन्म व मृत्यु दर तथा प्रति व्यक्ति सेवाओं में वृद्धि दर विगत 100 वर्षों के अनुसार चलती रहती है। यानी इसमें जो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है ये प्रदूषण को भी प्रभावित करती है, नवीकरण संसाधनों को भी प्रभावित करती है। इन सब में वृद्धि दर 100 वर्षों के अनुसार चलती है। ऐसी दशा में निरंतर द्विगुणीय होती है जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता, औद्योगिक उत्पादन एवं पर्यावरण प्रदूषण में तीव्र वृद्धि होने के पश्चात नवीकरण संसाधनों में निरंतर ह्रास के कारण जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तीव्र ह्रास हो जाएगा। अनंतर जनसंख्या में भी ह्रास होगा। द्वितीय दशा में यह मान लिया गया है, जो सेकंड स्टेज है, उस सेकंड स्टेज में यह मान लिया गया है कि प्रौद्योगिकी, जो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी में विकास के कारण संसाधनों में दुगनी वृद्धि हो जाती है। इस दशा में अपेक्षाकृत विलंब से प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता एवं औद्योगिक उत्पादन में तीव्र ह्रास होगा, जबकि पर्यावरण प्रदूषण में अतिशय वृद्धि होगी। तो परिणामतः जनसंख्या में ह्रास अनिवार्य होगा। और जो तीसरी स्टेज है, थर्ड स्टेज है, वो थर्ड स्टेज में यह मान लिया गया है कि संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे तथा प्रदूषण पर भी क्या होगा, नियंत्रण होगा। और प्रति इकाई कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादन पर 1970 की अपेक्षा ये 1/4 प्रदूषण होगा। ऐसी दशा में जनसंख्या एवं औद्योगिक उत्पादन तब तक बढ़ेगा जब तक कृषि योग्य भूमि में कमी हो जाने के कारण उनका विकास न रुक जाए। ऐसी दशा में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब प्रति व्यक्ति भोजन की कमी के कारण पूंजी का उपयोग औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा भोजन उत्पादन में लगेगा। अब इसके बाद में जो फोर्थ स्टेज है, वो फोर्थ स्टेज भी यही बता रही है कि असीमित संसाधन तथा प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा तथा कृषि में उत्पादकता में क्या होगी, कृषि में जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी निश्चित रूप से। और वो बढ़ेगी तो इस दशा में औद्योगिक उत्पादन तथा जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी। तथापि प्रति औद्योगिक इकाई अल्प रूप में प्रदूषण होने पर कुल औद्योगिक उत्पादन इतना अधिक होगा कि उससे उत्पन्न संपूर्ण प्रदूषण नियंत्रण सीमा के बाहर हो जाएगा और परिणामतः संपूर्ण तंत्र 2100 ईस्वी के पूर्व ही छिन्न भिन्न हो जाएगा और जनसंख्या में ह्रास असंभव होगा। अंतिम दशा जो इसकी जो 5वीं दशा है, वो 5वीं दशा में असीमित संसाधन, प्रदूषण नियंत्रण, जन्म दर नियंत्रण तथा वृद्धि हुई कृषिगत उत्पादकता में भी 2100 सदी तक में इसमें क्या होगा, अपने आप में रुक जाएगा। वृद्धि की सीमाओं की आलोचना। अब जो ये मॉडल है, ये माल्थस का मॉडल है, बहुत ही मुख्य मॉडल में आता है और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जितने भी थ्योरी, जितने भी सिद्धांत आते हैं, उसमें ज़्यादातर ये सिद्धांत को पूछा जाता है कि माल्थस के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आलोचनात्मक व्याख्या में ये सारा स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इस आलोचनात्मक व्याख्या का ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत माल्थस महोदय ने ही दिया और यह एक इंग्लिश जनाके बेटा उन्होंने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी माल्थस के मतों में जनसंख्या की वृद्धि जीविका निर्वाह के साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से हो रही है। यदि जनसंख्या की नियंत्रित नहीं
नहीं किया गया, नहीं होता है, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो आर्थिक विकास के लाभ शून्य हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ज्यामितीय गति से, यानी 1 2 4 8 16 32 से, जबकि निर्वाह के साधनों की गति गणितीय दर से बढ़ रही है। तो गणितीय दर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है। यदि 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाती है तो 2 शताब्दियों में जनसंख्या तथा निर्वाह के साधनों के बीच भी जो अंतर है, जो अनुपात है, वो हो जाएगा 256:9, जो काफी इसमें खाई हो जाएगी। और इस खाई की वजह से अपना जो समाज है वो 2 वर्गों में बढ़ जाएगा, एक धनी वर्ग और एक निर्धन वर्ग। जो धनी वर्गों का वर्चस्व जो विकास के साधन है उसको हो जाएगा, तो धनी वर्ग होता चला जाएगा, और जो निर्धन लोग हैं वो निर्धन होते चले जाएंगे। ये किसकी थ्योरी है, माल्थस की थ्योरी। आज यहाँ तक ही, धन्यवाद।